हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द आइसोमेरिज्म। लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने आईयूपीएसी पढ़ा और उसके साथ साथ ईएएन रूल को कवर किया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग सब सीख गए थे। अब हमें देखना है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज होल ओवर अबाउट व्हाट आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आइसोमेरिज्म के अंदर आपको पता है कि उन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स की बात होती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, ये देखिए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या हम यही बात करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहा है? आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या है? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स due to which they differ in one or more physical properties are called isomers। ठीक है, साथ साथ इन्होंने क्या बताया, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती हैं, और इसी फेनोमेनन को आप कहते हैं सिंपली आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, किसमें दिमाग में वही रहता है ना, डिसोसिएट, क्योंकि इतने दिन से वही चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज तो केमिस्ट्री ही है। यहां क्या बात की है, हम अब आइसोमेरिज्म को डिवाइड करेंगे अप टू योर एनसीईआरटी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल के भी कुछ फेजेस देखेंगे और स्टीरियो के भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात क्या क्लियर करनी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, ये है इंपॉर्टेंट बात जो कि आइसोमेरिज्म में पढ़नी है। थोड़ा सा पेन को करते हैं और थिन, जिससे हमें नहीं आएगी और फर्दर दिक्कत। चले आगे प्रोसीड करें। तो अब इसके हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चलो स्ट्रक्चरल के भी हम कुछ और पार्ट्स पढ़ेंगे। अब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है लिंकेज, हाइड्रेट, सॉल्वेट, कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन। अपने अंदर लास्ट वाला जो पार्ट है पॉलीडेंटेड वाला, वो हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे नीट के सिलेबस अप टू द एनसीईआरटी वो नहीं है। ठीक है, तो हम इस सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल मतलब अब स्ट्रक्चर के ऊपर ही सारी की सारे डिफरेंसेस देखने हैं। इट इज डिस्प्लेड बाय कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम ही चीज है, वहां अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहा गया, यहां क्या कहा गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये लीजिए, further subdivisions of structurals are what? First is ionization isomerism। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से स्टार्ट होगी आइसोमेरिज्म। वो तो एक थियोरेटिकल पार्ट था, आइसोमेरिज्म तुमने पहले भी पढ़ा है, ऑर्गेनिक वाली मैम ने भी पढ़ाएंगी, ठीक है, और पढ़ा चुकी होंगे या फिर होपफुली तो नहीं भी पढ़ा है या पढ़ रखा है, या जैसे भी तुम्हारा सेशन चल रहा है तुमने चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ से यहाँ में। क्या डिफरेंस है कि हमें यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल और ये ऑर्गेनिक वाला लेके नहीं चलना है, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी दूसरी है, वो मैं बताऊँगी कैसे। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट हो रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल का। तो सुनिए, आइसोमर्स व्हेन आयोनाइज गिव डिफरेंट आयंस इन अ सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहा? आयनाइज होने पर ये क्या देंगे, डिफरेंट आयंस देंगे। कैसे? ये देखिए, अब इसके अंदर जो बात है ना, होल ओवर क्या रहेगी, डिफरेंट। आयनाइजेशन में बस इतना याद रख लो, या तो कह दे डिफरेंट नंबर, ये जो मैं लिख रही हूं यहां तुम लोग भी अपनी नोटबुक्स में लिखो, या तो ये कह दे डिफरेंट नंबर, या फिर कह दे डिफरेंट एटम्स, या फिर कह दिया जाए डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, और ये सब चीजें आप कैसे संभालोगे, मॉलिक्यूल को देख के पहचानोगे। तो इन तीनों में से कोई भी बात आपके सामने आती है तो वो आपको याद रखना है, वो स्पीशीज कैसी होगी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉलो करेगी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मैंने लिया है CONH3 होल 5 SO4Br। ठीक है, आप देख रहे हो तुम यहां पर, मैंने यहां पर एक Br है, एक ये भी है, आयनाइजेशन आइसोमर्स देखने हैं। अब यहां अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा, ये जो Br था ये है
और ये है। तो क्या ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या कहा था मैंने? या तो डिफरेंट नंबर की बात कर ले, या फिर डिफरेंट एटम्स की बात कर ले, या फिर डिफरेंट अरेंजमेंट की बात कर ले। तो क्या यहाँ पर अरेंजमेंट डिफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आपने कहा पहले ये Br मैंने इस वाले एग्जाम्पल में ब्रैकेट से बाहर लिया था स्फेयर से, तो आपने कह दिया ये लीजिए। दूसरे वाले में मैंने सेम कॉम्प्लेक्स लिया है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एग्जैक्टली वही है, बस मैंने क्या किया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया दोनों का। तो आप कहेंगे दे बोथ आर व्हाट? आयनाइजेशन आइसोमर्स। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको इसका बताती हूं। अगर मैंने यहां पर कहा CONH3 होल 5 SO4 Br, एक तो है ये, ठीक है, और एक दूसरा और ले लेते हैं, होपफुली विजिबल है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, एक एग्जाम्पल तो मैंने लिया आपके लिए ये वाला CONH3 होल 5 SO4 Br, ठीक है, और एक ले लेती हूं CONH3 होल 5 SO4 Br2। मुझे बताइए यहां पर क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं है? अगर हम इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करें जो मैंने अभी के अभी आपको बताई है यहां पर, तो आप एक चीज देखिए, क्या ये सेम चीज है? एग्जैक्टली वही बताना चाह रहे हैं कि देखो पहले अरेंजमेंट चेंज किया था इस वाले केस में मैंने, ये Br बाहर था स्फेयर के, मैंने अंदर लिख दिया दोनों। ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में फॉलो कर रहा है, और इस केस में मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ नंबर चेंज किया है, एटम सेम है। ये देखिए Br, सॉरी, ठीक है, मैंने यहां Br का नंबर बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को फॉलो करेगा, हमें कोई फर्क नहीं है, हमने नंबर चेंज कर दिया, एटम चेंज कर दिया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया, बस ये याद रखनी है ये प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे क्या कहेंगे, कहलाएंगे आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज के केस में क्या बात याद रखनी है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैव डिफरेंट लिंकेजेस विद एम्बिडेंटेड लिगेंड। कि जो सेंट्रल मेटल आयन है कौन, CMA, ये CMA की बात होगी पूरी की पूरी, इसके डिफरेंट लिंकेजेस होंगे किनसे, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के साथ। चलो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है ये CONH3 होल 5 NO2 और Cl2, ठीक है। अब इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, इसको आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे? आपको याद होगा मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड्स अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और वहां मैंने बताया था कि डोनेशन को आपको फेवर करना है, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, एम्बिडेंटेड कौन कहलाते हैं, कि सेम एटम के अंदर डोनेटिंग स्पेशीज, डोनेटिंग लिगेंड्स हैं एक से ज्यादा, लेकिन डोनेट एक ही करेगा, ये कहलाते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो यहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आपका कौन सा है, NO2, ये दिख रहा। लेकिन आप इसको फेवर कैसे करेंगे, अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप वहां पर कहेंगे नाइट्राइटो, ये लीजिए, क्या कहेंगे आप उसको, नाइट्राइटो, ठीक है। और उसको लिखा, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसका, ऐसे। और अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो आप उसको लिखा जाएगा ऐसे, ये देखिए, और उसको क्या कहा जाएगा, नाइट्राइटो O। बस ये दो बात याद रख लो, ठीक है। इसको कहा जाएगा नाइट्राइटो N और उसको कहा जाएगा नाइट्राइटो O।
बात समझ में आ गई। एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में लिंकेज को कैसे रिलेट किया जाएगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म वो होता है जहां पर सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट लिंकेजेस बनाता है किसके साथ, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के साथ। और एम्बिडेंटेड लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पास मल्टीपल डोनर साइट्स तो हैं लेकिन डोनेट एक ही करेगा, और जब जो डोनेट करेगा उस अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंटेशन और नेमिंग करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन, समझौता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और कोऑर्डिनेट को ही कहा जाता है बैलेंसिंग और समझौता देसी भाषा में अपनी। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। क्यों? बैलेंस करना है, एक्सचेंज कर लो लिगेंड्स को इन बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेट स्फीयर्स। चलो एग्जांपल से समझ में आएगी चीज, एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है, लिखिए CrNH2 और COCN6, ये दो एग्जांपल ऊपर दिख रहे हैं। अब मैं यहां पर क्या करती हूं कि मैंने ये जो लिगेंड्स हैं, सॉरी दिस इज NH3, ठीक है, तो CrNH3 COCN6, और यहां क्या करना है तुम्हें, सिर्फ लिगेंड्स को एक्सचेंज कराना है, मेटल एटम एक्सचेंज नहीं करवाना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में याद रखना है, मेटल एक्सचेंज करा दिया तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ एक्सचेंज होगा तो लिगेंड एक्सचेंज होगा। लिगेंड एक्सचेंज करा दो, दिस एंड दिस, ठीक है। तो आप देखिए पहले क्रोमियम के पास कौन था, NH3, अब क्रोमियम के पास कौन है, CN6। पहले कोबाल्ट के साथ कौन था, CN, अब कोबाल्ट के साथ कौन है, NH3। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को फेवर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी एग्जाम्पल में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल फॉलो करता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को, तो आपको सिर्फ नजर देखनी है लिगेंड के ऊपर। आपको देखना है भाई लिगेंड अगर इसने रिप्लेस कर दिया है किससे, पास वाले लिगेंड से, तो बस वो वही है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब सॉल्वेट से मतलब समझ में आ जाना चाहिए वर्ड से ही। दिस इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ऑल्सो। ये किसी भी नेम से पूछा जा सकता है, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है और सॉल्वेट भी बोला जाता है। इन केस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, इन दिस केस आइसोमर्स आर डिफरेंट इन नंबर। अब किसके नंबर, वाटर मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि नाम क्या है, सॉल्वेट और हाइड्रेट। तो क्या होगा, यहां पर डिफरेंट नंबर होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के एज लिगेंड, एंड फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां होंगे, क्रिस्टल लैटिस में। तो आप कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन ये पूछ ले, सॉल्वेट किसको कहा जाता है, हाइड्रेट मतलब एक ही है, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो भी हाइड्रेट ही है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन तो भी हाइड्रेट और सॉल्वेशन ही है। और यहाँ पर क्या होगा, आइसोमर्स डिफरेंट होंगे नंबर में, किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के। बात समझ में आ गई। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। CrH2O6Cl3, ठीक है, इसको रिलेट किससे कराया है, सॉल्वेट आइसोमर से, CrH2O5Cl.Cl2H2O। कोई दिक्कत नहीं है, उसने उसको सॉल्वेट ही तो करवाया है। तो यहाँ ये वॉयलेट कलर का था, यहाँ ये ग्रीन कलर का था, और आप देख रहे हैं जब ये सॉल्वेट फॉर्म में है तो ये रहा यहाँ पर इसका रिमूवल पार्ट। कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, पोजीशन में चेंज होगा सिर्फ। तो दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, और लास्ट सेशन में ही ब्रिजिंग वाला तो बहुत अच्छे से पढ़ा है ऑड और इवन के साथ, तो दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अरेंजमेंट चेंज करना है। तो देखो इस वाली स्पेशीज में पहले क्या लिखा है, NH3, फिर CO, फिर अपने ये ग्रुप्स OHCl, फिर सेम स्पेशीज, ठीक है। यहाँ जबकि क्या है, ये Cl2 तोड़ा आपने पहले, तो एक Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पर है, बाकी की स्पेशीज सिमिलर, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, 2, ओवरऑल क्या है, 4 इधर है, 2 इधर है, 6 है,
यहाँ 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि होल ओवर बैलेंस्ड है, लेकिन आपने नेक्स्ट उसका आइसोमर क्या बनाया है, सेम आइसोमर है, बस उसकी चेंज की है, तो पोजीशन चेंज कर दी है आपने। क्लियर? चलिए, तो आपने अभी जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और शुरू में एक चीज बताई मैंने तुम लोगों को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़े ये सारे की सारे। चलो आ जाओ, मैंने कहा था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in arrangement of atoms। यही बात थी, दिस इज योर आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसका ये जो प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी आइसोमेरिज्म है जिसके पीछे सारी रामायण हुई है अभी, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, किस वजह से है ये। तो अगर रीजनिंग की बात आ रही है तो हम रीजन कहेंगे इसके भाई, कि रीजन दो ही हो सकते हैं। वो दो रीजन क्या होंगे, चलो 2 रीजंस। क्या होंगे वो 2 रीजन? फर्स्ट बताइए, या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, और या फिर क्या हो, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। आगे बात समझ में, ये पढ़ा। अब इसके लिए आपने कहा भाई, जब आपने इस स्ट्रक्चरल को फर्दर एलैबोरेट किया, आपने ये 2 रीजन देखे, तो ये 2 रीजन का मेजर एडवांटेज क्या था, स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन। तो स्ट्रक्चर के केस में तो आपने आइसोमेरिज्म डिस्कस किया, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमने अभी पढ़ा, और उसके कितने टाइप्स पढ़े, होपफुली याद होंगे, बता दो फटाफट फटाफट। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था, जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, पढ़ के भी भूल जाते हो तुम लोग। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, नहीं गाना है मुझे। चलो बीच में से बता दो, लिखते हैं। चलो, लिंकेज पढ़ा था, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट, ये पढ़े थे। और ठीक है, हमने ये चारों पांचों डिस्कस किए थे। अब ये तो हो गई स्ट्रक्चरल की बात की। अब देखो, तुम बात समझो, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो क्या है कि आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन से पूरा की पूरे पार्ट्स बने भाई, कि इसके डेफिनेशन के रीजन, पहले रीजन समझ में आए, स्ट्रक्चर, तो ये लीजिए पढ़ डाला अपन ने। दूसरी क्या है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की जब आपने बात कही, क्या कहा है, ओरिएंटेशन, जब आप ओरिएंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता है किसकी बात होगी, स्टीरियो, क्योंकि ओरिएंटेशन कहाँ पढ़ते हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। और जब स्टीरियो पढ़ोगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
बात आई समझ? तो अब हमने इतना पार्ट तो कर लिया कवर, कितना, ये यहाँ से यहाँ तक का तो आपने पढ़ डाला अभी। तो मतलब क्या है कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमें ये डिस्कस करना है आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और इस ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशंस, डिफरेंट थिंग्स, डेक्स्ट्रो, लीवो, फिर कायरल, इकायरल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, बहुत सारे डिस्कशंस। तो तब तक मैं कहूँगी एक बार स्ट्रक्चरल को फिर से दिमाग में घुमा लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, किसके साथ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।